वूपिंग कफ में। छोटे बच्चों को जब ये बीमारी होती है जिसमें कि बच्चा खांसता चला जाता था, उसे सांस नहीं आता था, तो अपने लंग्स को खुला रखने के लिए एक ज़ोर से आवाज़ निकलती थी उसकी छाती से, जिसको वूप कहा जाता था। दैट्स वाई द नेम वूपिंग कॉफ। अगर वूपिंग कॉफ का आप पुराना अगर ट्रेस करेंगे तो देखिए कितने लाखों लोगों की डेथ होती थी। 1948 में पहली बार ये वैक्सीन आया और इसमें 2 और बीमारियों की वैक्सीन को मिलाकर डीपीटी वैक्सीन का इजाद हुआ कि भाई फीवर ज़्यादा होता था, जहाँ टीका लगता था वहाँ लाली आती थी, रेडनेस होती थी, और प्लस कुछ बच्चे कुछ देर के लिए टीका लगने के बाद में गुमसुम से हो जाते थे कुछ मिनटों के लिए। जो दूसरा वैक्सीन बना उसको हाईली प्यूरिफाई कर दिया गया, बहुत ही प्यूरिफाई करके वो वैक्सीन बना दिया गया। उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स थे इम्यूनिटी के वो गायब हो गए, बट जस्ट बिकॉज उसने फीवर और पेन कम कर दिया, लोकल रिएक्शंस कम हो गए, सारी दुनिया को वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई। 5 साल तो बड़े निकल गए। 5 साल के बाद केस बढ़ने शुरू हुए। 12वें साल पे हमारे पास लाखों केसेस आ गए अगेन। अगर आपके पहले 3 टीकों की प्राइमिंग पुराने वाले टीके से हुई है, आपका बच्चा सेफर है, बेटर है, उसकी इम्यूनिटी बेटर है, उसका कम्युनिटी प्रोटेक्शन बेटर है, उसकी इम्यूनिटी लॉन्गर है। जिस बच्चे को नया वाला वैक्सीन ए सेलुलर वैक्सीन लग चुका है, अगर वो बच्चा 5 या 6 साल बाद सेम बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है तो वो बैक्टीरिया उसके नाक और गले में पनपता है। जो दूसरा बच्चा है जिसको कि पुराना वाला टीका लगा है, उसका नाक और गला इस बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा। सो देयर इज नो कैरियर स्टेज। व्हाई आर वी गोइंग फॉर 1 डे ऑफ पेन रिलीफ? और मैं यही बता दूं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता भी नहीं। सेहतनामा में आज एक बहुत खास विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। बच्चों में वूपिंग कफ, काली खांसी जिसे कहते हैं, और 100 डेज कफ। और हालांकि वैक्सीन दी जाती है बच्चों को उसके लिए, और हमारे मुल्क में इस काली खांसी से बच्चों का बचाव हो चुका है काफ़ी हद तक। लेकिन आज इस विषय पर बात करने की बहुत खास वजह है, जो आगे आप जब पूरे एपिसोड को देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। और हमारे साथ जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हैं। 30 सालों से भी ज़्यादा का उनको अनुभव है, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। सो वूपिंग कफ, काली खांसी पर बात करना ज़रूरी, ये टॉपिक आपने सजेस्ट किया है और वक्त की ज़रूरत है वो। हालांकि वैक्सीन लगती है इसकी बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके, जब भी आप लोग लगाते हैं, और हमारे मुल्क में इस पे हम काबू पा चुके हैं। लेकिन आज हम इस पर बात कर रहे हैं और उसकी वजह है, बिल्कुल। तो आप वो बताने जा रहे हैं। खांसी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं हम? खांसी ही तो है, हम्म। ठीक हो जाएगी 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। पर जिसने वूपिंग कफ का मरीज ना देखा हो, कोई दादी नानी हमारी याद कराए कि उनके ज़माने में 100 डे कॉफ नाम की एक बीमारी होती थी, जिसमें कि बच्चा अधमरा हो जाता था खांसते खांसते। सिम्टम्स होते थे कुछ इसके, लाइक खांसी व्हाट? खांसी खांसते खांसते ही जाना खांसते। है। तो अगर मैं आपको वो खांसी सुनवा दूं, और मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए मैं आपको एक एक ऑडियो फाइल, एक स्लाइड है, उसमें आप खांसी वो दर्शकों को जरूर सुनाइए। कि अगर कोई इंसान इतना खांस रहा हो तो उसको सांस भी नहीं आएगा और वो बेहोश भी हो सकता है। यही होता था वूपिंग कफ में। छोटे बच्चों को जब ये बीमारी होती है, एक रूटीन आम इन्फेक्शन की तरह ज़ुकाम और खांसी से शुरू होती, और बाद में एक फेज़ आता था जिसमें कि बच्चा खांसता चला जाता था, उसे सांस नहीं आता था, और एंड में जब उसका पूरा सांस, जो पूरे लंग्स खाली हो जाते थे, तो अपने लंग्स को खुला रखने के लिए एक ज़ोर से आवाज़ निकलती थी उसकी छाती से, जिसको वूप कहा जाता था। दैट्स वाई द नेम वूपिंग कॉफ। हम्म। अगर काली वूपिंग खांसी। कॉफ का आप पुराना अगर ट्रेस करेंगे, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके कहीं पर भी इंटरनेट पे ट्रेस करिए, तो देखिए कितने लाखों लोगों की डेथ होती थी। 4 लाख डेथ्स पर ईयर बिफोर वैक्सीन। ओह, और ये वैक्सीन कब से शुरू हुई? 1948 में पहली बार ये वैक्सीन आया। उससे पहले 4 लाख लोग एवरी ईयर वुड डाई ऑफ वूपिंग कफ। और पर हमने इतने साल हो गए कि हम, जब मुल्क आज़ाद हुआ उसके बाद से हमने इस पर विजय पा ली। यस। तो जब ये 1948 में वैक्सीन आया,
और जो पहला कहा जाता है, वैसे वूपिंग कफ का जो बैक्टीरिया है वो 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड है। ओह! आपने पुराने ममीज और उनसे भी जेनेटिक मटेरियल निकाल के उसको आइडेंटिफाई कहा है। 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड बैक्टीरिया। हुँ, फर्स्ट मॉडर्न एपिडेमिक हुआ था 16वीं सदी में पेरिस में। रेगुलर डेथ्स 2 to 4 लाख। मानिए उस टाइम वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, 4 लाख डेथ बहुत बड़ी चीज होती थी। उसके बाद में हमारी 20th सेंचुरी में 1930 से इस वैक्सीन पर काम होना शुरू हुआ। 1948 में पहली बार ये वैक्सीन आया और इसमें दो और बीमारियों की वैक्सीन को मिलाकर डीपीटी वैक्सीन का इजाद हुआ। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस वैक्सीन का इजाद हुआ 1948 में। और सारी कंट्रीज ने इस ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन को इस्तेमाल करना शुरू किया। सारे डेवलप्ड वर्ल्ड ने इस्तेमाल करना शुरू किया और इन 20 years 90 मोर देन 90% रिडक्शन हो गया इंसिडेंस का एंड डेथ रेट्स भी मोर देन 90% गायब हो गई। वी आर लकी कि हमें हमारे मुल्क में बच्चे जो है इससे सेफ है। इंडिया ने अडॉप्ट थोड़ा लेट किया। हुँ, इंडिया ने इसको 60s में अडॉप्ट किया। उसके बाद में हमारा एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1970s में, इसने पिकअप किया स्पीड। उसके बाद में अनदर प्रोग्राम केम, बट ग्रेजुअली गवर्नमेंट के एफर्ट्स मानना पड़ेगा कि जो भी गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने इसको एफर्ट में डाल के जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन सीरीज में डीपीटी ट्रिपल एंटीजन के वैक्सीन्स को घर घर पहुंचाया। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एएनएम, मिडवाइफ्स के ज़रिए, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के ज़रिए हर घर में टीका पहुंचने लगा और हमने भी अपना इंसिडेंस मोर देन 95% कम कर लिया विद दिस सिंपल वैक्सीन। और इस वैक्सीन की कॉस्ट उस टाइम थी कुछ पैसे। 1970 में लोगों ने, डेवलप्ड वर्ल्ड ने देखना शुरू किया कि ये वैक्सीन थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स कर रहा है और उन साइड इफ़ेक्ट्स में था कि भाई फीवर ज़्यादा होता था, जहाँ टीका लगता था वहाँ लाली आती थी, रेडनेस होती थी और प्लस कुछ बच्चे कुछ देर के लिए टीका लगने के बाद में गुमसुम से हो जाते थे कुछ मिनटों के लिए और कुछ बच्चों को झटके लगे, सीजर्स हुए, एपिलेप्सी हुई। इस पे बड़ा ह्यू एंड क्राई मचा 1970 में इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में। और एक वैक्सीन हेजिटेंसी, जो माँ बाप थे झिझकने लगे इस वैक्सीन को देने के लिए। 1970 से लेके 1980 तक वर्ल्ड डिवाइडेड था कि हम वैक्सीन दें या ना दें। राइट। एंड देन जो वैक्सीन कवरेज था कम हुआ, 40% पे आके रह गया। जिन कंट्रीज में 99% बच्चों को टीका लगने लगा, 40% पे वैक्सीन कवरेज आ गया और वो होते ही खट करके केसेस बढ़े, लाखों लाखों केसेस वापस आए। पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ के लाखों केसेस वापस आए इंग्लैंड में। आप पिछला रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे लाखों केसेस आए। एंड देन दे रियलाइज अब क्या किया जाए। साइंस लग गई कि हमें साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, जबकि कोई डेथ्स रिपोर्टेड नहीं थी वैक्सीन की वजह से। देयर वर नो डेथ्स रिपोर्टेड। बस यस, लोगों को होता है ना कि भाई हम बेशुक्र होते हैं, कहने लगते हैं कि क्या ये ज़रूरी है देना, मुझे नहीं एक्सेप्टेबल ये दर्द और ये रेडनेस। तो बेशुक्री का हमें हश्र भुगतना पड़ा कि इंसिडेंस बढ़ गया दोबारा और उसके बाद में सारी उथल पुथल मच गई। इंडिया ने और सारे डेवलपिंग नेशंस, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, इंडिया, दे कंटिन्यूड, वो देख रहे थे डब्ल्यूएचओ की तरफ एज वेल एज कि ये क्या करते हैं। जापान ने लीड ली और सबसे पहले, जापान तो टेक्नोलॉजी जाइंट है, तो सबसे पहले उन्होंने निकाला कि जी हम ऐसा वैक्सीन तैयार करेंगे जिससे कोई रिएक्शन ना हो। दे केम अप विद द फर्स्ट वैक्सीन इन 1981। उसके बाद स्वीडन आ गया, यूके आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया एंड सारे लोग आके नए नए वैक्सीन, नया वाला वैक्सीन ले आए। ओके। एसेंशियल डिफरेंस क्या था? बैक्टीरिया सेम। हाँ। जो पुराना वैक्सीन था वो पूरे बैक्टीरिया से बनता था। सो बैक्टीरिया के हर टॉक्सिक पार्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही थी। राइट। क्रूड वैक्सीन कहा जाएगा, बट यस, उसकी एफिकेसी और उसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया थी कि हमारे इंसिडेंस रेट 90 to 95% कम आ गया। जो दूसरा वैक्सीन बना उसको हाईली प्यूरिफाई कर दिया गया, बहुत ही प्यूरिफाई करके वो वैक्सीन बना दिया गया। उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट्स थे इम्यूनिटी के वो गायब हो गए।
बट जस्ट बिकॉज उसने फीवर और पेन कम कर दिया, लोकल रिएक्शंस कम हो गए, सारी दुनिया को वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई, हमने उसको लागू कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि अगले 20 साल में क्या होना है। पहले 5 साल बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए, इंसिडेंस फिर कम हो गया क्योंकि लोगों ने वैक्सीन लेना ही बंद कर दिया। नया वैक्सीन आया तो उन्होंने शुरू किया लेना, तो उनको लगा अरे 5 साल तो बड़े निकल गए। 5 साल के बाद केस बढ़ने शुरू हुए, 12वें साल पे हमारे पास लाखों केसेस आ गए अगेन, उन सब कंट्रियों में जिन्होंने ये स्विच किया था जिन्होंने नई फ्रॉम वैक्सीन। पेनफुल से पेनलेस वैक्सीन। मैं ये टर्म बार बार नहीं यूज करना चाहूंगा, ये मिसनोमर है। देयर इज नथिंग कॉल्ड पेनलेस, देयर इज नथिंग कॉल्ड पेनफुल। पुराना वैक्सीन था होल सेल वैक्सीन, नया आया ए सेलुलर वैक्सीन। तो जिन कंट्रियों ने ए सेलुलर वैक्सीन, नया वाला वैक्सीन अडॉप्ट किया, उनके इंसिडेंस 12वें साल पे बढ़ने शुरू हुए, एपिडेमिक्स आने शुरू हो गए। उनके पास जवाब ही नहीं था ये क्या हो गया। हमारे मुल्क में अभी क्या चल रहा है? हमारे मुल्क में कौन सी वैक्सीन ज़्यादा ले रहे हैं और क्या दूसरी की भी ऑप्शन है जिसे सो कॉल्ड पेनलेस कहा जा रहा है? तो मैं बता दूं, सारी दुनिया के मोर देन 85% बच्चों को, बर्थ कोहर्ट कहा जाता है कि जितने बच्चे पैदा हुए, 85% बच्चों को अभी भी पुराना वाला वैक्सीन लगता है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड इज सो ह्यूज। तो कोई चॉइस दी जाती है पेरेंट्स को कि आप ये लगवाना चाह रहे हो या वैक्सीनेशन वो तो पॉलिसी, बच्चा पैदा हुआ जहां भी डॉक्टर्स चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो लगा देते हैं बच्चों को। मुझे लगता है बहुत बार पेरेंट्स शायद कुछ परसेंट होंगे जो पूछ रहे होंगे कौन सा इंजेक्शन। अब आज के टाइम में, मैं कुछ साल पहले की अगर बात करूं तो पता भी नहीं होता था, अच्छा ये लगना है, वो लगा दिया गया और डिटेल लिख दी गई कार्ड पर कि ये इंजेक्शन लग तो गया। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास में चॉइस होती है मारुति लूं या हुंडई लूं या टोयोटा लूं, तो आप अपनी चॉइस लेंगे। बट ये तो हो गया कार्स, सेपरेट रोल है इनका हमारी जिंदगी में। बट वैक्सीनेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी में क्या आप ये इस किस्म की चॉइसेस दे सकते हो? नहीं। मैं यही पूछ रही हूँ। डेमोक्रेटिक कंट्री है, वैक्सीनेशन पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड गवर्नमेंट इज द सुप्रीम बॉडी, क्योंकि वो हर एक इंसान का, हर एक सोसाइटी के पार्ट का, हाई इनकम, लो इनकम, मिडिल इनकम, अर्बन रूरल, सारों को देखते हुए एक वैक्सीनेशन पॉलिसी निकलती है। यूएस के अंदर भी कोई वैक्सीनेशन पॉलिसी में फ़र्क नहीं है, एक ही यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है। बट इन country like ours, there are two different policies, two different, but still जो रिकमेंडेशन है साइंटिस्ट के, जो वैक्सीन्स की रिसर्च करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन इज़ वेरी क्लियर, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन इज़ वेरी क्लियर कि हम अभी तक अपना पुराना वाला वैक्सीन अपनाएंगे और इंडिया में भी 85% से ज़्यादा बच्चों को पुराना वाला वैक्सीन ही लगता है। वी आर लकी कि सिर्फ 15% हैं। हाँ, तो वो जो 15% है क्या वो रिस्क पर है जिन्होंने इस दूसरी वैक्सीन को ऑप्ट किया है? सो मैं बता दूं, क्योंकि जो पुराना वाला वैक्सीन है वो एक इंडिविजुअल प्रोटेक्शन नहीं है, वो एक कम्युनिटी प्रोटेक्शन है। वो कम्युनिटी को भी बचाता है। दैट मीन्स सपोज 100 बच्चे हैं, उनमें से 85 से 90 बच्चों को ये पुराना वाला वैक्सीन लगा है। बाकी के जो 10% बचे, अगर उनको वैक्सीन ना भी दिया जाए या किसी कारणवश वो वैक्सीन नहीं ले पा रहे या नहीं लिया, तो वो प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस बिग ग्रुप। राइट। बट सेम इज नॉट ट्रू फॉर यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया में ये एपिडेमिक्स क्यों हुए? बिकॉज ये वैक्सीन अगर आप 99% लोगों को भी दे रहे हो, तब भी इसका कम्युनिटी प्रोटेक्शन नहीं है। दिस इज द मेजर आर्ग्यूमेंट कि इसका कम्युनिटी प्रोटेक्शन ना होने की वजह से 5 साल बाद इम्यूनिटी खत्म होने लगती है। बाय 8 ईयर प्रैक्टिकली देयर इज नो इम्यूनिटी। जबकि ये जो पुराना वाला वैक्सीन है, इसकी इम्यूनिटी का टोटल ड्यूरेशन इज अबाउट 20 ईयर्स, और अगर आप बूस्टर लगाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी को आप हर 5 साल बाद बढ़ा सकते हैं इम्यूनिटी को। और इसकी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, कम्युनिटी प्रोटेक्शन बेटर होता है, जिससे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसकी कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, इसका कोई लोकल, जैसे फॉर एग्जांपल जिस बच्चे को नया वाला वैक्सीन, ए सेलुलर वैक्सीन लग चुका है, अगर वो बच्चा 5 या 6 साल बाद सेम बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आता है, तो वो बैक्टीरिया उसके नाक और गले में पनपता है। ये बच्चा उस बैक्टीरिया को कैरी करता है, ही बिकम्स ए कैरियर एंड देन स्प्रेड्स। जो दूसरा बच्चा है जिसको कि पुराना वाला टीका लगा है, उसका नाक और गला इस बैक्टीरिया को पनपने नहीं देगा। सो देयर इज नो कैरियर स्टेज। सो इफ देयर इज नो कैरियर स्टेज, देयर इज नो स्प्रेड। दिस इज द मेन
डिफरेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसकी इम्यूनिटी को। अब मान के चलिए एक बच्चा है जिसने नया वाला टीका लगाया, मॉडर्न बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, पिछले 15-20 साल से चलन हुआ है इस तरह के वैक्सीन देने का, हमने उसे ये वैक्सीन दे दिया, इसकी वैक्सीन की इम्यूनिटी खत्म हो गई 4-5-6 साल में, उसको एक बूस्टर दे दिया, बूस्टर ने 3 साल के लिए और बढ़ा दी, उसके बाद में एक बूस्टर और दे दिया, 3 साल और बढ़ गई, 15 साल की उम्र पे बच्चा आया, 17-18 साल पे अमेरिका चला गया। अमेरिका में सारे बच्चों को ए सेलुलर लगा हुआ है और अमेरिका में वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत हाई है। अमेरिकन कंट्रीज में, मतलब अमेरिका एज वेल एज अदर डेवलप्ड नेशंस में बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते, और गवर्नमेंट उनको ये ऑप्शन देती है कि ठीक है आप ना लगाएं। तो दैट मीन्स 5 से 10% मे बी मोर पॉपुलेशन है जिनको टीका लगा नहीं है, कोई भी टीका नहीं लगा, उनके माँ बाप कहते हैं हमने टीके नहीं लगवाने, तो वो एक पोटेंशियल पॉपुलेशन है। बाकी के 90-95% वो पॉपुलेशन है जिनको जो कैरियर स्टेज अलाउ करेंगे। बूस्टर्स कब तक दे दोगे? तो अगर जब वहां एपिडेमिक हुआ तो द डिजीज इज गोइंग टू स्ट्राइक, हर एक आदमी कैरी कर रहा है, और अगर आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि आपने बूस्टर्स नहीं लिए, तो इसीलिए अब वहां क्या हो रहा, पहले ये बीमारी होती थी बचपन में, इन्फेंट्स में, अब ये बीमारी यूएसए में हो रही है 15 साल 16 साल वाले बच्चों को, क्योंकि सारा फोकस, क्योंकि हमने 8 साल तक प्रोटेक्शन दे दिया, उसके बाद में भूल गए, एडोलेसेंस में एपिडेमिक आने शुरू हो गए। आप चेक कर लीजिए, अमेरिका इज स्ट्रगलिंग, इंग्लैंड इज स्ट्रगलिंग, यूरोप इज स्ट्रगलिंग। तो ये इफेक्ट्स हैं जो दूसरी वैक्सीन के, और इसी वजह से हम आज का ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा बच्चा जो पुराना वाला वैक्सीन लेके, होलसेल वैक्सीन लेके यूएस पहुंचा, वो कैरी भी नहीं करेगा, उसकी इम्यूनिटी भी लॉन्गर है, ठीक है, और उसका प्रोटेक्शन भी लॉन्गर है। वी आर नॉट वरिड, वो बच्चा वहां सेफ है। ये वाला बच्चा जो गया वो कैरी भी करेगा, उसकी इम्यूनिटी कम है, कैन हैव डिजीज, जैसे अमेरिकन बच्चे को हो रही है इसको भी होगी, क्योंकि दोनों को सेम वैक्सीन मिला। तो अब चॉइस, दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस, पेरेंट्स की चॉइस है। अब आप इस पिक्चर पूरी तरह से क्लियर कर दी हमने इस एपिसोड के जरिए कि आप कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन लगाई जाती है उसमें भी बूस्टर डोज लगते हैं? यस। कितने सालों बाद? 5 साल, एक 18 महीने पे बूस्टर लगता है, एक 5 साल पे, एक 10 साल पे। होता क्या है, हमारे ना ड्रॉप आउट रेट्स बहुत होते हैं। 5 साल की उम्र पे माँ बाप गवर्नमेंट अस्पताल जाना ही बंद कर देते हैं। 10 साल में तो याद ही नहीं रहता। याद ही नहीं, तो इसीलिए इनका अवेयर होना जरूरी है कि मैं उन बच्चे की इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट कर दूं। एक लगाया टीका तो बूस्ट आ जाता है 5 से 7 साल का, इवन 10 ईयर्स का बूस्टिंग इफेक्ट आ जाता है। तो बूस्टर्स को भी देना जरूरी है। एंड नहीं, सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके बच्चे को प्राइमरी सीरीज में, जब बच्चा 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने या 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने का जब पहली बार उसको ट्रिपल एंटीजन के टीके लगते हैं, डीपीटी, वो आपका होलसेल पुराना वाला टीका लगना ज़रूरी है। प्राइमिंग आपकी ज़रूरी है। अगर आपके पहले 3 टीकों की प्राइमिंग पुराने वाले टीके से हुई है, आपका बच्चा सेफर है, बेटर है, उसकी इम्यूनिटी बेटर है, उसका कम्युनिटी प्रोटेक्शन बेटर है, उसकी इम्यूनिटी लॉन्गर है। अगर आपने रिवर्स किया कि आपने पहले उसको वो दे दिया और बाद में होलसेल दे रहे हैं आप पुराना वाला, नहीं बनेगी बात। पहली बार जिंदगी में जो टीका गया उसी की इंपॉर्टेंस है। दिस इज व्हाट। तो मेरी गुजारिश पेरेंट्स से ये है कि क्या एक दिन के दर्द के लिए आप एक बच्चे को जो सुपीरियर वैक्सीन है वो नहीं देंगे, और एक वैक्सीन जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है अब, और सारी दुनिया उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रही है, सारा डेवलप्ड वर्ल्ड देख रहा है, डेवलप्ड वर्ल्ड सोच रहा है कि मैं वापस उस वैक्सीन पे जाऊं या ना जाऊं। WHO इज वेरी क्लियर, वाई आर वी गोइंग फॉर 1 डे ऑफ पेन रिलीफ? और मैं यही बता दूं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस होता भी नहीं है। अब जो होलसेल वैक्सीन आ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगते हैं, प्राइवेट में भी लगते हैं, और इतना कोई पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को नहीं मिलता है। हेड टू हेड ट्रायल्स हैं इनके बारे में। सिर्फ 1 या 1.5 दिन के दर्द और फीवर और लोकल पेन की वजह से हम, और ये नहीं कहा जा सकता जो दूसरा वाला टीका है, ए सेलुलर वैक्सीन जो नया वाला टीका है, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें भी दर्द होता है, उसमें भी फीवर होता है, उसमें भी लोकल रिएक्शन होता है। तो इट्स द चॉइस कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के बारे में आप सोच रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ही सोच रहे हैं सिर्फ 24 घंटे का। बिल्कुल, बच्चे की जिंदगी और सेहत का सवाल है। तो डीपीटी जो दिया जा रहा है सालों से, इतने सालों से, वो बेटर है कि आप वो चूज करें। जो कैरी होम मैसेज हम पेरेंट्स को देना चाहते हैं, 85% सारी दुनिया की पॉपुलेशन, 85% इंडिया की पॉपुलेशन को वही मिल रहा है, और
उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर होलसम इम्यूनिटी गो फॉर होलसेल वैक्सीन। पुराना वाला टीका ए सेलुलर इज डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी इंफीरियर है, अब तक की साइंस ये है, और उसको प्रूव करने के लिए देयर इज लिटरेचर, एंड आप इस चैनल के माध्यम से जो कवरेज रेट्स एंड प्रोटेक्शन है वी कैन शो सम ऑफ द डेटा हम दिखा सकते हैं। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन सर।